हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। आज टॉपिक से हट के एक वीडियो है। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद लिंक देने वाला हूँ। मैं आप लोगों के साथ लाइव कॉल पे बात करूंगा, आप लोगों की जितनी इंक्वायरीज है उनको सॉल्व करूंगा, आप लोगों को वेज बताऊंगा जॉब है कैसे हैंड करनी है, आप लोगों के जितने मसाइल हैं आप लोगों के सामने हल करूंगा। तो ये जो सेशन है हर संडे को होगा 7:30 बजे दुबई के टाइम पे, 7:30 बजे हर संडे मेरा सेशन होगा। तो अगर आपने सेशन को ज्वाइन करना होता है तो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आपने फॉलो करना है। उसके अंदर मैं हमेशा गूगल मीट का लिंक देता हूं और वहां पे उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो फॉलो कर ले मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है। तो चलो कॉल की तरफ बढ़ते हैं कि मेरे जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के क्या सवाल हैं, क्या मसाइल है और उसको कैसे मैं जवाब देता हूँ। काइंडली पूरी वीडियो को जरूर देखना जी। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ जिसने भी मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उनको फॉलो किया है, और सेकेंडली जितने भी मेंबर यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले इस्तराज का सवाल लेंगे। इस्तराज मोहम्मद ने सवाल किया है, काइंडली अभी पूछ सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे थे और क्या मसला है, ताकि मैं आपको एक राइट वे सारी चीज़ें बता सकूँ। आपको आवाज आ रही है भाई? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। वन बाय वन आप लोगों ने बाकी जितने भी है, अगर कोई एक क्वेश्चन करता है ना इस्तराज, अगर कोई बात कर रहा है तो काइंडली बाकी जो है ना थोड़ा सा माइक ऑफ रखे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होगा। तो काइंडली इस्तराज अभी आप पूछ सकते हैं। रात भाई पुख्तो करना था पोस्ट को शमा उर्दू में बात करोगे तो थोड़ा सा अच्छा है, हल्का फुल्का भी उर्दू में बात करोगे तो मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें, क्योंकि बाकी ठीक है रात भाई मेरा डेटा अपलोड सब कुछ हो गया है, लाइसेंस भी मुझे मिला है। जी जी लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि विजिट पे इशू आता है, वीजा नहीं लगता है। इसके बारे में आपको कुछ तो मालूमात होगा शायद। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप सबसे पहले जो है ना जो लाइसेंस का प्रोसेस होता है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जहाँ से भी आप हो ना सारा प्रोसेस हो जाता है, एग्जाम भी हो जाता है, उसके बाद लाइसेंस भी मिल जाता है। जो थर्ड पार्ट होता है वो ये होता है कि आपने वीजे के लिए अप्लाई करना होता है। हाँ, पाकिस्तान के कुछ इलाके इस तरह हैं जहाँ पे वहाँ उनके जो स्टेट है ना उनको बैन कर दिया गया है, और उसको बैन करने का जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे वो कुछ बताते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा इलाके हैं जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनको बैन कर दिया गया है। अब आप कौन से इलाके से हैं इस्तराज भाई, ये बता दें। मैं सवाबी से हूँ रात भाई, सवाबी से। सवाबी को देखना होगा क्योंकि सवाबी का विजिट वीज़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, ये मुझे कंफर्म करना होगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर लोगे तो मैं आपके लिए जो पीआरओ एजेंट होता है, जिनकी कंसल्टेंसी होती हैं, जो पीआरओ के वीज़े के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे हम पूछ लेंगे आपके लिए कि सवाबी का जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरी यूई के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और नेपाल के अंदर, पाकिस्तान मोस्टली यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनको वीजे जो है ना इशू नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा मसाइल है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो मैं अपलोड करूंगा। लेकिन कुछ नेगेटिविटी की वजह से ऐसे इलाके जो जिससे ज्यादा नेगेटिविटी आती है यहाँ पे, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनको बैन कर दिया गया है। अब जो आप सवाबी से बात कर रहे हो ना, तो सवाबी से अगर आप वो हो ना, तो इसलिए सवाबी को देखना होगा कि सवाबी में जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट को बैन कर दिया गया कि नहीं। अगर नहीं है तो सबकी वीजे बाकी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की विजिट वीजे बंद है, ऐसा नहीं है। आपका वीजा अगर तवाबी के विजिट वीजा तो खुले है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि वर्किंग वीजा पे चेंज नहीं होता है विजिट। बहुत लोग कह रहे हैं। समझ नहीं आया आपकी, वर्किंग वीजा पे किस तरह? विजिट जो है ना वर्किंग वीजा तक चेंज नहीं होता है। नहीं चेंज हो रहा है। अभी मेरे सामने इवन के मेरा फैमिली मेंबर तो नहीं है, काफी क्लोज है, उनको यहाँ पे ना गवर्नमेंट की जॉब मिली है। तो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की जॉब मिली है और उनका वीजा लग गया, सारी चीजें हो गई और उनका वीजा हो भी रहा था, उनको एक्सटेंड भी करवाया, सारी चीजें हुई हैं। 2 दफा उसने वीजा एक्सटेंड करवाया है, तो सारी चीजें हो रही है। रात भाई ये वो मैंने लैब में डिप्लोमा किया है, उसमें मुझे लाइसेंस मिला है। तो जॉब की क्या सूरत है वहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए? जी, यहाँ पे ना अभी जो मैं सही बताऊँ ना, अभी क्या है, सीजन आने वाला है। यहाँ पे जब गर्मी का मौसम होता है ना, जून जुलाई अगस्त ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना जो विजिटर होता है ना वो यहाँ पे मूव नहीं करता, क्योंकि लोग यहाँ दुबई के लिए घूमने फिरने के लिए आते हैं। घूमने फिरने की जब घर से आते हैं ना तो रश बढ़ जाता है। जब रश बढ़ता है फिर आपको पता है पेशेंट की रेशो ज्यादा हो जाती है,
जिससे क्या हो जाता है, जब पेशेंट की रेशो ज्यादा होती है तो यहाँ पे हायरिंग ज्यादा होती है, ब्लड टेस्ट पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो उससे ना फिर वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है। तो मतलब अभी ये नेक्स्ट महीना जो है ना, इससे विजिटर जो है ना, जो यूरोप कंट्री जहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, कनाडा हो गया, यूरोप कंट्री हो गई, ऑस्ट्रिया हो गया, कुछ ऐसे ममालिक है जहाँ पे सर्दी काफी ज्यादा होती है, फिर हाँ उनके उन इलाकों से ना क्या लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक ठीक है, है। तो ठीक है। ये चीज और होती है। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है जिसने सिर्फ डिप्लोमा किया है, इसका जी जी। स्कोप तो है ना वहाँ पर? हाँ, ये देखो यहाँ पे टोटल जो है ना 700 मेडिकल सेंटर है, 700 मेडिकल सेंटर है। दुबई और स्टेट उसमें में क्या, सिर्फ? जी दुबई स्टेट? दुबई ना पूरी यूएई के अंदर 700 प्लस जो है ना, 700 प्लस क्लिनिक्स हैं, लेबोरेटरीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं। तो हाँ जी। अपॉर्चुनिटी हर दिन निकलती है। इवन के मैंने ये जो आपने के लिए चैनल जो क्रिएट किया हुआ है, ये आप लोगों के हाँ लिए जी। इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूं। एक तो ये होता है कि हम लाइसेंस का पूरा प्रोसेस कर देते हैं, फिर जो जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि आप लोग जॉब कैसे हंट करनी है। जब तक आप लोगों की जॉब नहीं मिलती तब तक मैं आप लोगों की दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ठीक है। आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, का आपने सीवी किस तरह बनानी है, सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जॉब हंट कैसे करनी है, ये सारी चीजें। और ठीक। साथ में जो हमारे पास कोई जॉब्स आती है ना, तो साथ में आप लोगों को मैं बताता रहूंगा कि हाँ, आप लोगों को अगर कोई अपडेटेड जॉब आती है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। राज भाई, आपने सीवी की बात की तो मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीवी पर भी यूट्यूब पर एक वीडियो बनाओ ताकि हमें श्योर, थोड़ा मैं गाइडेंस आपको ना मिले। एक यूए का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे जो फॉर्मेट यूज होता है उसके ऊपर सी बनाऊंगा, और साथ में इसी तरह स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू करूंगा। के बारे में भी वो बताओ। उसमें मैंने तो देखी आपकी पिछली इंटरव्यू वाली वीडियो, लेकिन जी एक जी। और अगर अभी फ्रेश बनाओ तो हमें बहुत हेल्प एक और एक वीडियो आ रही है अभी, एक मेरी नई वीडियो आ रही है अभी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है जिसने जितने सवाल जवाब होते हैं ना, अभी उसका पार्ट 2 आ रहा है। तो वो मेरा एडिटिंग हो गई है, तो कल या परसों अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल हो सकता है इवनिंग पे हो जाए, तो आप उसको देख लो। उसमें काफी ज्यादा जो सवाल है ना, वो मैंने किए हैं। तो अभी नेक्स्ट अच्छा। कोई बंदा सवाल करे, आपके काफी एक ज्यादा हो लास्ट गए लास्ट इस तरह। रात जी भाई, जी। लास्ट सवाल, लास्ट, वहां पर ऐसी कोई कम्युनिटी है ताकि जो जब दिलाने में मदद कर सके? बिल्कुल, सबसे पहले तो कि मेरी मेरी खुद की कम्युनिटी है, और साथ में हम्म। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, साथ में आपके लिए चैनल बना दिया है, तो इस पे मैं डेली बेसिस पे आपको बताऊंगा। सेकेंडली, आपका लाइसेंस हो चुका है, अगर आप यहाँ यूई के अंदर आ जाते हो फिर मेरे से कांटेक्ट कर लेना। फिर मैं हाँ, हो आपको चुका यहाँ है। हॉस्पिटल, अगर आप यहाँ यूई में आ जाओ, जब यूई के अंदर आ जाओ, फिर मैं हॉस्पिटल की जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनका हाँ जी। लिस्ट दूंगा हॉस्पिटल का, तो इसमें आप इजीली अपनी सीवी सबमिट कर सकते हो। तो हमने एक मेहनत की हुई है, तो एक ठीक। जितने हॉस्पिटल है ना, तो उसकी लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अभी बहुत मेरा। नासिर आप सवाल करें, और एक एक अभी आप इस तरह पे थोड़ा सा करें, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट दे चुका हूँ, पूरा 1 घंटा होना है, तो ठीक है, काफी बहुत ज्यादा हो मेहरबानी, जाएगा। बहुत मेहरबानी राज भाई, बहुत जी मेहरबानी, जी। थैंक यू। जी, अभी नेक्स्ट सवाल करें आप। जी ठीक है। जी नासिर। जी रफत भाई, क्या हाल है? ठीक हो? थैंक यू सो मच नासिर भाई, मोस्ट वेलकम। जी जी। अच्छा, मैंने जी ये जी। पूछना था कि जो ओटी ओटी का होता है, ओटी असिस्टेंट का, जी जी जी। तो इसमें हम सीएसएसडी पे ज्यादा फोकस करें या दूसरे पे फोकस करें, जस्ट ओटी टेक्नीशियन पे? जी जी जी। सबसे टेक्नीशियन का। पहले सबसे जी जी नासिर भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा सवाल किया है। देखो, जो ओटीई टेक्नीशियन है, सबसे पहले उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, और 2 साल डिप्लोमे के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये होगा तो तब आप ओटी टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ओटी टेक्नीशियन कौन कौन से एग्जाम दे सकता है। सबसे पहले वो ओटी टेक्नीशियन का दे सकता है, उसके बाद सर्जिकल टेक्नीशियन का दे सकता है, उसके बाद सीएसएसडी टेक्नीशियन का दे सकता है, उसके बाद सीएसएसडी ऐड का दे सकता है। ये 4 एग्जाम वो दे सकता है। ठीक है, अब जो सबसे नहीं, ज्यादा आपके आजकल नजर सैलरी में चल मतलब रही, कौन सा बेस्ट है जिसकी जो वही वही जॉब बताने वैकेंसी लगा ज्यादा हूँ। निकल? जी जी, वही बताने ओके लगा हूँ मैं, ओके सारी ओके चीजें आपको सिनेरियो जो है ना वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सीएसएसजी है ना, उसकी वैकेंसीज काफी निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना काफी शॉर्टेज है। जो सीएसएसडी टेक्नीशियन है ना, उनकी काफी शॉर्टेज है, तो यहाँ पे काफी वैकेंसी निकलती है। तो मैं जितनी ओटीए मेंबर है ना, क्योंकि ओटी टेक्नीशियन जाहिर बात है, एक ओटी डिपार्टमेंट में एक ही होता है, और वो सीनियर जो लगे होते हैं वहां पे उनको क्या होता है कि वो जाहिर बात है, अगर किसी को अच्छी सैलरी लगी होती है तो वो जाहिर बात है अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहता। तो नई वैकेंसी तब क्रिएट होती है जब कोई नया ओटीए या नया हॉस्पिटल बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसीज कम होती हैं। लेकिन अगर वो सीएसएसडी, देखो ओटी टेक्नीशियन का हाल भी तो है ना कि वो 4 एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर आप 4 एग्जाम दे सकते हो तो आपके लिए कितनी मतलब मजेदार बात है कि आप 4 एग्जाम और दे सकते हो। चलो ओटीए नहीं तो आप चले जाओ सीएसएसडी टेक्नीशियन में चले जाओ, आप सर्जिकल टेक्नीशियन में चले जाओ। इवन के हम अगर आपके लिए अप्लाई कर ले तो इमरजेंसी टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आपने पढ़ा होता है वो सारा इमरजेंसी के हवाले से है।
तो ओटी की टेक्नीशियन वो इमरजेंसी में भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर मैं एक जस्टिफिकेशन लेटर बना के उनको सेंड करूं तो अप्रूवल वहां पे भी मिल सकती है। नहीं जी मतलब हमारा सैलरी, काम तो माइनॉरिटी में ज्यादा होता है, तो जी जी बेस्ट मतलब माइनॉरिटी के बेस्ट ठीक होता है ये जो आप जी जी। इमरजेंसी का बता रहे हो। अभी आपको मैं बता दूं, मेरे साथ जो अभी गवर्नमेंट की जॉब हुई है वो सर्जिकल टेक्नीशियन है। जो उनकी जो जॉब हुई है ना वो हुई है वहां पे राशिद हॉस्पिटल में उनकी जॉब हुई है। तो वो सर्जिकल टेक्नीशियन है, लेकिन उसकी जॉब हुई है प्लस्तर टेक्नीशियन के बेस पे। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ओटी टेक्नीशियन, सर्जिकल टेक्नीशियन, ये जितनी भी है ना ये ऑलमोस्ट वन डिपार्टमेंट से आते हैं, तो इनकी शॉर्टेज होती है हमेशा। आजकल जो शॉर्टेज चल रही है वो सी टेक्नीशियन की चल रही है। और जो मजे की बात बता दूं, उनकी जो सैलरी है सबसे हाई है, मतलब 5,500 से 6,500 के बीच में स्टार्टिंग है। अब अगर आप यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 7,500 दरम तक जा सकती है। और अगर आप अबू धाबी मूव करते हो तो आपकी सैलरी 8,500 दरम स्टार्टिंग होती है। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हो 8,500 दरम ऑलमोस्ट आपकी जो पेमेंट बनती है ना वो ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी है वो 6.5-7 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनती हैं, जो कि पाकिस्तान में कंसल्टेंट डॉक्टर भी नहीं ले रहा होता। तो ये सारी चीजें जो है ना होती हैं, आप लोगों को जो चीज़ है ना तो उस पर फोकस कर लो। तो आप सी टेक्नीशियन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और कोई सवाल करें? सर ये चलिए ठीक है, क्वेश्चन थैंक के यू सो वजह मच। से हम लोग सर क्वेश्चन करते हैं अबे कुमार, वो। शगुफ्ता, जी जी शगुफ्ता सिस्टर आप बताएं। अस्सलाम हाँ वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था बायोटेक्नोलॉजी के लिए वहाँ पे क्या क्या जॉब अवेलेबल है। हाँ, सबसे पहले है कि मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो कौन कौन सी फील्ड में वो दे सकता है, एग्जाम दे सकता है। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले अपने बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए एग्जाम में क्योंकि आप जीनोटाइप से आते हो, जीन्स में ज्यादा कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट की अपनी फील्ड है ना उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। सेकेंडली जो आपके लिए क्राइटेरिया है ना वो ये है कि आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, सिंपल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकते हो, टेक्नोलॉजिस्ट का नहीं दे सकते। अगर टेक्नोलॉजिस्ट का देना है तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का एग्जाम देना है। और अगर आपने देना है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जनरल में काम करना है, तो जनरल में सिर्फ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का आप एग्जाम दे सकती हो। और आपका क्या सवाल है तो आप शगुफ्ता सिस्टर पूछे। लैब टेक्नीशियन के लिए कौन सा एग्जाम है सर। लैब टेक्नीशियन के लिए जनरल लैब टेक्नीशियन होता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट आपने देखने होते हैं। मोस्टली आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हेमाटोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, और साथ में जो जनरल फिलबॉटमी भी आ जाती है, उसमें जनरल आ जाता है, तो सेफ्टी आ जाती है, ये सब आ जाता है। उसके लिए मुझे अलग से मतलब डिप्लोमा करना पड़ेगा नहीं नहीं, पीजीडीएमएलटी इसी वगैरह। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री है ना, सिर्फ आपने हाँ उसी को उसके डिग्री के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है फिर आपको हम लैब टेक्नीशियन का एग्जाम दिलवा एक्चुअली सकते हैं। सर मेरा ना डीएमएलटी हुआ है बट यहाँ के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हुआ था। उसके बाद मैंने बीएससी बायोटेक किया है और वो डीएमएलटी के बेस पे मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है लैब टेक्नीशियन का। तो फिर आप बट दे सकते हो वो इजीली, आप एलिजिबल हो शगुफ्ता सिस्टर, आप एलिजिबल हो। और आप लेकिन लेबोरेटरी सर टेक्नीशियन, प्रॉब्लम ये है ना कि इधर इंडिया में जो मैंने डीएमएलटी की हूँ वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का है। तो उसके बेस पे यहाँ इंडिया का देखो जो हमें हाँ लाइसेंस लेना रहता है पैरामेडिकल का, हाँ हाँ तो बिल्कुल। वो मुझे नहीं मिल रहा है। उसके लिए फिर क्या करना हाँ, चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो आजकल जो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन है ना, बड़ी सख्ती से वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हम्म डिग्री है वो क्या है कि वहाँ गवर्नमेंट के किसी इदारे से एफिलिएटेड नहीं है, प्राइवेट इदारा, और आपने वहां से डिप्लोमा कर दिया है, तो वो ये डिप्लोमा आपका बाहर का किसी काम का नहीं है। आपने इंडिया के अंदर काम कर सकती हो लेकिन बाहर के ही काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम जब डेटा फ्लो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो चीज कंफर्म करते हैं कि ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये किसी गवर्नमेंट इदारे ने उसको अप्रूवल दी है कि नहीं है। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इदारे से इनको एफिलिएटेड हैं तो अप्रूवल मिली हुई है, तो तभी वो जो डिप्लोमा एक्सेप्टेबल होता है। अदरवाइज उसकी डेटा फ्लो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, और अगर डेटा फ्लो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो आप 2 साल के लिए बैन हो जाती हो। आप यहाँ दुबई का लाइसेंस एग्जाम भी पास कर लोगी लेकिन आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ओके। ये लैब लास्ट टेक्नीशियन की शगुफ्ता बेसिक जी, सैलरी क्या होती है सर वहाँ पे। आजकल जो सैलरी चल रही है ना राइट नाउ, मैं जितनी भी सैलरी आप लोगों को बताऊंगा ना वो आजकल के रीसेंट जो है ना कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा। आजकल जो रीसेंट कंडीशन है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, अगर आप किसी क्लिनिक की लेबोरेटरी में जॉब करते हो, छोटी लेबोरेटरी है, तो 4,000 दरम से मिनिमम आपकी स्टार्ट होती है। और अगर आप किसी अच्छी लेबोरेटरी या हॉस्पिटल में जाते हो तो मिनिमम सैलरी आपकी 5,500 दरम स्टार्ट होती है। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ओके थैंक यू सर। अभी कुमार, अभी आप पूछो, अभी कुमार।
सर ये मैं ये पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन पैटर्न लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का क्या रहता है, मतलब हमेशा बदलते रहता है कि मतलब रिपीटेड नहीं भी नहीं, क्वेश्चन? हाँ अभी मैं बताता हूँ। देखो लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो होता है ना वो 2 साल डिप्लोमे वाला होता है, और जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसके पास ऑफ कोर्स बैचलर डिग्री होती है। तो हमेशा टेक्नोलॉजिस्ट की जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। थोड़ा सा उनको ना जाहिर बात है टेक्नीशियन के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। अब अगर एक वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे जो ना टेक्नोलॉजिस्ट को सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाता है, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना 4 ईयर है, और साथ में ना उनकी एजुकेशन की वजह से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जिसने ज्यादा तीव्री की होती है हॉस्पिटल में उनको वैकेंसी ज्यादा मिलती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इन लोगों ने तीव्री की होती है और बेसिक का सारी चीजों का पता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिस्ट को थोड़ा सा फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू लैब टेक्नीशियन। और सर इसका नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन पैटर्न हमेशा मतलब चेंजेबल हमेशा रहता है? चेंज रहता है। देखो क्वेश्चन में जमीन और आसमान का फर्क रहता है। टेक्नीशियन के क्वेश्चन असिस्टेंट लेवल के होते हैं, जबकि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट के क्वेश्चन जिस तरह आपका पैथोलॉजिस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, केसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको सिनेरियो दिया जाता है कि एक पेशेंट है वो इमरजेंसी में आ गया है, तो उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करोगे, आप उसका एबीजीज टेस्ट करोगे, आप उसका शुगर टेस्ट करोगे, या आप उसका ब्लड रोकोगे? तो आप मुझे बताओ उसके अंदर क्या करोगे? तो ऐसे टिपिकल सवाल किए जाते हैं कि मतलब वो आपका ज़हन देखना चाहते हैं और आपको सिनेरियो देना चाहते हैं कि एक पेशेंट है उसकी ये कंडीशन है, उसको क्या क्या हो सकता है। एक कंडीशन है उसको जैंडिस है तो उसका क्या क्या ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। एएलपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी रीज़न क्या है। तो ऐसे सवाल किए जाते हैं ताकि आपकी पीछे जो आपने 4 साल स्टडी की होती है तो आपको वो देखना चाहते हैं कि हाँ आपने जो बैचलर डिग्री लिया है कुछ पढ़ा भी है, कुछ याद भी है कि नहीं। तो थ्योरी बेसिस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे आप लोगों का टेक्नोलॉजिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो टिपिकल हो जाता है, और आप लोगों की जो परसेंटेज है वो भी हाई है। 60% आपने पासिंग होता है। मिनिमम 150 जो है ना क्वेश्चन होते हैं उसमें 92 आपने ठीक करने होते हैं, करेक्ट करने होते हैं, तभी आप पास होते हो। तो उस तरह ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आप कोई सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यमन भाई। जी जी कैसे हो जी? ठीक ठाक। जी फर्स्ट क्लास। सर मेरे पास हेल्थ डिप्लोमा है, तो मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है? देखो हेल्थ टेक्नीशियन पे देखो, अगर आप पूरी यूट्यूब को सर्च कर लो ना, सर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हेल्थ टेक्नीशियन के इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैंने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन स्टार्टिंग में जो है ना उनको मुझे ना डीएच की अप्रूवल मिल जाती थी। जो हेल्थ टेक्नीशियन है वो सिर्फ देखो पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, इमरजेंसी में काम कर रहा है, एज अ नर्स भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दुबई के अंदर उनको सिर्फ इंडोस्कोपी टेक्नीशियन और यूरोलॉजी टेक्नीशियन के जो एग्जाम की ना अप्रूवल मिलती है। अभी रिसेंटली मैं जो है ना आप लोगों को बताऊंगा कि आप CSSD टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, हेल्थ टेक्नीशियन जो होता है। तो पाकिस्तान में तो देखो नर्स के बेस पे इमरजेंसी सब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अप्रूवल सिर्फ इंडोस्कोपी टेक्नीशियन और यूरोलॉजी टेक्नीशियन पे मिलती है। तो आपने अगर कोई एक्सपीरियंस बनाना है, डिप्लोमे के बाद 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, तो जब एक्सपीरियंस आप बनाओगे तो उसमें आपने लिखना होगा कि आप हेल्थ टेक्नीशियन काम कर रहे हो, लेकिन आपने इंडोस्कोपी टेक्नीशियन में काम किया हुआ डिपार्टमेंट में, आपने काम किया हुआ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी में अगर आपने बाकी काम किया हुआ है तो वो डिपार्टमेंट लिखना बहुत जरूरी है अगर आपने अप्रूवल लेनी होती है। तो हम जब अप्रूवल लेते हैं तो ये चीज़ हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। और सर इसका टेस्ट CBT होता है? नहीं, उनका ओरल एग्जाम होता है, 30 मिनट का वाइवा होता है, आपसे इंग्लिश में सवाल किए जाते हैं और उसके आपने जवाब देने होते हैं इंडोस्कोपी के हवाले से। जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्रूवल मिलती है उस डिपार्टमेंट में आपने क्या करना होता है, इंटरव्यू देना होता है। अब अगर मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि CSSD टेक्नीशियन के लिए भी हम आपके लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें अप्रूवल मिलती है फिर आपका जो CSSD का जो एग्जाम होता है ना वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसमें 150 MCQs होते हैं और आपने उसमें से 50% ठीक करना होता है। सर ये क्या होता है? CSS क्या होता है? ये स्टरलाइजेशन जो डिपार्टमेंट होता है ना CSSD उसके हवाले से होता है, जो OTE के हवाले से ऑपरेशन थिएटर में जो आपने जो चीज़ें स्टरलाइज करनी होती है ना, अगर कोई ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आप क्या करते हो, उसको स्टरलाइज करते हो, या पेशेंट है उसको साफ करना होता है ना ऑपरेशन। आप जब ऑपरेशन शुरू करना है उससे पहले आपने उसको क्लीन करना होता है ना, उसकी स्टरलाइजेशन सारी करनी होती है, प्रॉपर्ली क्लीन करना होता है। तो उसमें ये सारा काम आपका आता है। अब कोई सवाल है यमन भाई? अगर कोई सवाल जी है जी तो मेरा था जी, मैं अगर अब एक्सपीरियंस बनाऊं तो CSS का मैं बना सकता हूँ या इंडोस्कोपी का? अगर मैं नहीं, आप CC में देखो CC में करना चाहते हो ना तो वहां पे लिखना है वर्किंग एज अ हेल्थ टेक्नीशियन, लेकिन आपने CSSD का डिपार्टमेंट वहां पे मेंशन करना जरूरी है। जब मेंशन करोगे तब हम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका CSSD वहां पे मेंशन होगा डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ओके जी,
ओके, थैंक जी यू जी सर। बिल्कुल मनीष रावत ने आपको बता भी दिया है, ये इसी डिपार्टमेंट बिल्कुल ये एग्जैक्टली सही कहा है जो इसने अभी एक कमेंट किया है। जी आलिया सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर। आई एम मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तो मैंने पूछना था कि फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएई में। ऐमन आप मुझे कंफर्म करें, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो आप, राइट? यस, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। हाँ देखो, अगर आपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट किया हुआ है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि अगर फ्रेश ग्रेजुएट हो आप लोगों को एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एक्सपीरियंस डायरेक्टली आप डीएचए का, एमओएच और हाँ तीनों एग्जाम आप दे सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस। और अगर आपकी डिग्री को 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब आपने फॉर एग्जांपल 2022 में डिग्री ली हुई है, तो अगर डिग्री को 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आपको डिग्री फ्रेश है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता और आप डायरेक्टली डीएचए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट एक्सपीरियंस। मतलब जॉब मिल जाती है जो फ्रेश हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेश हो, यहाँ पे आ गए हो, डीएचए आपने पास किया हुआ है, तो यहाँ पे जो कुछ लेबोरेटरीज हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो है ना, वो जाहिर बात है फ्रेश को थोड़ी सी सैलरी कम देनी पड़ती है, तो वो फ्रेश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और तो जाहिर बात है जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा या कैंडिडेट होगा जिनका एक्सपीरियंस होगा, तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है। कुछ लेबोरेटरियों का माइंड होता है कि फ्रेश को यहाँ लिया जाए और फ्रेश को सिखाया जाए, थोड़ी सी सैलरी स्टार्टिंग में कम होती है क्योंकि आपने एंटर करना होता है यहाँ पे और सैलरी पे नहीं रहना होता। क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे न्यू कमर आते हैं ना, यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर, कतर, कहीं भी जाते हैं, तो उनको मैं यही नसीहत करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक दफ़ा इंटर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, बहुत ज़्यादा होगी तो मैं करूँगा। आप एक दफ़ा इंटर हो जाओ, एक फील्ड में इंटर हो जाओ। जब आप इंटर हो जाते हो, आपको सैलरी आती है, आप स्टेबल हो जाते हो, घर वाले परेशान नहीं होते और आपको पैसा आ रहा होता है, तब आप जो है ना जॉब के दौरान कहीं सर्च कर सकते हो, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको सारा नॉलेज हो जाता है, सारी सोसाइटी का नॉलेज हो जाता है, कैसे काम होता है, तो फिर आप सर्च करो कहीं और फिर हॉस्पिटल में भी अच्छी सैलरी पे जॉब मिल सकती है। ओके, ज़्यादा बेहतर फ्रेश मतलब ज़्यादा बेहतर है कि हम 2 साल के बाद अप्लाई करें जी जी, ग्रेजुएट। नहीं, देखो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिस्टर के। फॉर एग्जांपल आप कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कम से कम 2-3 महीने तो काम करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जब लिया जाता है ना तो बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। और आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कहते हैं कि ब्लड मुझे विड्रा करके दिखा दो, ब्लड ले लो, कलेक्शन कर लो, तो आपको ब्लड लेना आना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें नहीं आ रही ना तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कम से कम आप 4 से 5 महीने तो कम से कम लगा लो, आप ब्लड विड्रा करना सीख जाओ। और डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, मैक्रो में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारा नॉलेज ना 5-6 महीने में इनफ होता है आपके लिए कि आप उसके अंदर सारी चीज़ें सीख जाओ। और टोटल 7 डिपार्टमेंट है, तो वो सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट वगैरह ना आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो फिर आप इजीली यहाँ पे जॉब जो है ना गेन कर सकती हो। नेक्स्ट तजपाल शर्मा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग थैंक यू। और सर कैसे, ठीक हो? जी बढ़िया, बस आप लोगों के लिए आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों की जो मसाइल है ना डायरेक्ट टू द पॉइंट हल करूँगा, तो मैं हमेशा आया करूँगा। और मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हेल्प कर सकूं। एक तो यहाँ पे आप लोग आ जाते हो, उसके बाद ना जॉब में जो आप लोगों को इश्यूज आते हैं ना, मैं चाहता हूँ देखो लाइसेंस का पूरा प्रोसेस हम करके देते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों को जॉब तक मैं हेल्प करूँ, मैं अपनी जो दोस्ती है वो जॉब तक आप लोगों के साथ रखूँ। जब आप लोग अच्छी हो जाते हैं ना तो आपकी पूरी फैमिली जो है ना आप खुश रहती हैं और आपके ख़ानदान पूरा, मतलब एक बंदे के साथ 7-8 बंदे अटैच होते हैं। तो मैं इसको ग्रो करना चाहता हूँ। जी आप सवाल करें अभी आप। बिल्कुल सर। एक तो मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वैसे तो थोड़ी बहुत आपसे बात हुई थी मेरे व्हाट्सएप पे। जी और अभी सर थोड़ा वो डीएचए का पहले तो दिया था, उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया सर। वो थोड़ा मैंने आपसे शेयरिंग भी की था उस मैटर में आपसे। जी और अभी सर थोड़ा ये पूछ रहा हूँ कि कितने दिन शायद और लगाने पड़ेंगे शायद मेरे को इसके प्रिपरेशन के लिए। अब की बार सेकंड टाइम हो जाए या नहीं, थोड़ा सा मैं उसको लेकर कंफ्यूज हूँ सर। जी तेजपाल भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। देखो आप एग्ज़ाम के अंदर गए हो ना तो आपको पता चल गया है। थोड़ा सा अभी इन लोगों ने जो मुश्किल कर दिया है ना एग्ज़ाम को, वो इस तरह कर लिया है कि आपको ना वो क्या करते हैं, जो उनके क्वेश्चन एक दिया होगा ना, तो एक क्वेश्चन की जो नीचे आंसर होंगे ना, जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं,
वो सिमिलर होते हैं, जी सर। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने की वजह से ना बंदा कहता है कि यार ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन देखो आपका जहन वो देखते हैं। अब सही, आप लेबोरेटरी के अंदर काम भी कर रहे हो, तो मैं कैंडिडेट को यही कहता हूँ, देखो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को समझो को वो क्वेश्चन आपको कहता सर। क्या है। हम क्या करते हैं, जो एग्जाम में बैठे होते हैं ना, मैं इवन कि ह्यूमन जो ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है ना, वो क्या करता है कि एक क्वेश्चन है ना, उसको एक दफ़ा रीड कर लिया, नीचे आंसर की तरफ पहले आते हैं। आंसर की तरफ आपने नहीं आना, सबसे पहले क्या करना है कि जी, आपने क्वेश्चन को रीड करना है। आपके पास 180 मिनट होते हैं, आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को रीड करके ना अच्छे से, क्वेश्चन को अगर अच्छे से रीड कर ले, समझ गए हो, तो नीचे जी, सर। आंसर की तरफ आना है, फिर आपने चूज करना है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका जो जी, है ना सर। कोई भी वो गलत जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप 90% मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे, देयर इज़ नो इशू। जी अभी अगर आपको आदिल का क्वेश्चन है, आदिल मुझे काफ़ी ज़रा टाइम से सबके सवाल लूँगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी सवाल है ना, कोई भी चीज़ पूछने है ना, कुल की पूछे, आप लोगों को सब जो है ना रियलिटी में बताऊंगा यहाँ की ना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी आदिल भाई, क्या हाल है, कैसे हो? जी थोड़ा सा टू ठीक द है, सर। पॉइंट बात कर दिया करो, और ताकि जो है ना मैं सबके वो ले सकूँ ना, टाइम की बचत हो। सर जी, मेरा क्रश कोर्स के बारे में मुताबिक क्वेश्चन है। जी जी। अगर आप समझाए क्रश कोर्स का वैसे किया है, हाँ, इसका बेनिफिट्स दिया है। देखो मैं आपको, देखो एक होता है ना जो हम जो कोर्सेज देते हैं, कोर्सेज यहाँ होता है, एक तो होता है कि नॉर्मल आप स्टडी करते हो, और उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आप लोगों का प्रोसेस करते हैं ना, तो प्रोसेस में क्या होता है, हमें पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक से आपको ना MCQs आने लगे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आने लगे हैं। अब अगर एक फॉर एग्जांपल आप हो, आप खुद एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एग्ज़ाम के लिए खुद प्रिपरेशन कर लूँ, हम आपको क्या करते हैं कि वो जो टॉपिक्स होते हैं ना, जहाँ से MCQs ने आना होता है, वो क्या है, वहाँ के वो टॉपिक सारे दे देते हैं। उन टॉपिक्स को आपने स्टडी करना होता है, उधर से ही 80% आपको सारे MCQs आ जाते हैं। अब अगर आप वहाँ से आप कहते हो कि नहीं मुझे कंप्लीटली आप लोग लेके जाए, एग्ज़ाम के लिए लेके जाए, फुल प्रिपेयर कर ले, तो उनके लिए हमारे कोर्सेज बने होते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जो कोर्स दे रहे होते हैं ना, हम जो कोर्स दे रहे होते हैं वो उनकी जो उनको आपको फुली प्रिपेयर करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और आपको प्रिपेयर करने के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए लेके जाते हैं। एग्ज़ाम जब पास हो जाता है ना, उसके बाद आपने हमें कोर्स की पेमेंट देनी होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी हमारे कैंडिडेट्स आते हैं जो मेरे पास से काम करवाते हैं, सबसे पहले उनका जो पेमेंट मेरे पास आती है, 1 रुपये भी या 1 INR या 1 दरहम भी मैं ऊपर नीचे नहीं करता। जो चीज़ होती है उनको चैट के थ्रू बताता हूँ कि ये चीज़ है, इतनी है, उस पेमेंट को वो कंफर्म करता है, फिर मैं आप लोगों को आगे प्रोसेस करके देता हूँ। और जो कोर्सेज की पेमेंट होती है मैं एडवांस में नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ पासिंग की सूरत में आपसे लेता हूँ। जब आपका एग्ज़ाम पास होगा उसके बाद आपने हमारे कोर्स की पेमेंट करनी होती है। और अगर आप कहते हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस कैंडिडेट को कभी भी कोर्स का नहीं कहते, हम फोर्स करते हैं कि आप खुद से जो है ना क्या करो, स्टडी करो, हम आपको टॉपिक प्रोवाइड करेंगे, उन टॉपिक्स को कवर करो अच्छे से। उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ है, आप एनी टाइम कोई सवाल कर सकते हो, हम आपको समझाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएंगी तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। उसामा भैया अभी आप सवाल करो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम उसामा, क्या हाल है? सर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी आज DHA फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो हम लोग तो डिप्लोमा फार्मेसी पाकिस्तान से करके आए हैं। हाँ हाँ। DHA का एग्जाम पास किया, फिर MOS में कन्वर्ट कराया वो। तो सर इधर सिचुएशन अभी ये बनी हुई है दुबई की कि हमें कोई जॉब नहीं दे रहा। जी जी। तो पहले सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इनको या तो बैन कर देना चाहिए डिप्लोमा फार्मेसी के, दुबई या UAE में आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 मंथ से मैं ये कर रहा हूँ तो जॉब नहीं मिल रही। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फॉर एग्जांपल आपने क्या क्राइटेरिया इख्तियार किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सुबह उठते हो, क्या करते हो मुझे बताओ, जॉब अप्लाई कैसे करते हो मुझे बताओ। सर सब सुबह पहले उठ के जो जितने भी HR रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं उन पे मेल करते हैं, इंडीड पे देखना, लिंक्डइन पे, दुबई कैरियर, जितने भी जो पोर्टल ऑनलाइन, और डोर टू डोर भी विजिट किया है। 2-3 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे। देखो मैं एक चीज़ बता दूंगा, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां होती हैं जिशान में ना उसामा भाई, जो आपको मैं बता दूंगा। आप मुझे स्पेशली क्या कर लो, आप मुझे अपनी CV सेंड कर देना उसामा भाई, मैं आपकी CV देख लूँगा एक दफ़ा, उसको रिव्यू कर लूँगा। उसके बाद देखो आपने क्या करना होता है, आपने एक कवर लेटर बनाना होता है।
एक कवर लेटर भी प्यारा सा बना दे जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपको कवर लेटर में कोई मुश्किल आ रहा होता है तो मैं आपके लिए स्पेशली वो कवर लेटर बना दूंगा। आपका एज अ परमिसी टेक्नीशियन कितना एक्सपीरियंस है, कितना कौन से जो आपको काम आता है, क्या क्या वो डील किया हुआ है, उसको मैं आपके लिए कवर लेटर भी बना दूंगा। सेकेंडली मैं आपको यहाँ पे जो हॉस्पिटल के HR डिपार्टमेंट के जो लिस्ट है मेरे पास वो आपको शेयर कर लूँगा। थर्ड आपने क्या करना होता है, देखो UAE के अंदर हज़ारों से ज़्यादा परमिसी हैं, तो आप क्या कर लो, उनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना, वहाँ पे क्या कर लो, वहाँ पे आप ना अपने कुछ होती है वेबसाइट जहाँ पे आपने फाइल बनाना होता है, अपना प्रोफाइल बना के ना प्रोफाइल सर वहाँ पे। सर ये सारी चीजें कर रहा हूँ 3 मंथ से, ये सारी चीजें मुझे पता, मुझे सारी कर रहा हूँ जी। आप मुझे व्हाट्सअप कर ले, मैं आपको ना कुछ कम्युनिटी है ना, मैंने पहले भी व्हाट्सएप आपको किया था, तो मैं आप मुझे कर देना, आप मुझे कर देना, मैं आपको। तेजपाल भाई आपका कोई सवाल है तो करें। जी जी वो क्या कि नेटवर्क इशू हो गया था तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए सॉरी। जी नो इशू जी सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, एक तो सर वो तो चलो ठीक आपने बता दिया कि अपने को इस तरह से मतलब दोबारा जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा तो आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन वगैरह भाई डीपली थोड़ा रीड करना पड़ेगा उसमें। जी। हाँ तो सर उसके बाद ये जैसे चलो DH अपना हो जाता है, उसके बाद सर इंटरव्यू में क्या कुछ हो जाता है सर? इंटरव्यू किस प्रकार का होता है इधर? तेजपाल भाई अगर आप इंटरव्यू की बात करो ना, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की हुई है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज की सक्सेस स्टोरी पे, एक वो है, एक कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देख लेना। देखो यहाँ पे इंटरव्यू में क्या सवाल किए जाते हैं, इंटरव्यू में जो मोस्टली आपसे सवाल किए जाते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले तो है कि बेसिक चीज़ें आपको पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कौन सी डिपार्टमेंट में आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपने एक्सपीरियंस गेन किया होता है, साथ में जो आपने एक्सपीरियंस के जो आपकी CV होती है ना, CV के अंदर जो चीज़ें मेंशन की होती हैं वो उसके हवाले से आपसे सवाल किए जाते हैं। सेकेंडली आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, उसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ में आपको जो यहाँ के रूटीन है, डेली रूटीन है, मेंटेन कैसे करना होता है, मशीन को कैसे मेंटेन करना है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, पेशेंट की वैल्यू काफ़ी क्रिटिकल है, हाई है, तो आपने कैसे उनको डील करना है, कितने मिनट में रिपोर्ट देनी होती है। तो और साथ में जो है ना, आपको हेमाटोलॉजी के हवाले से कोई स्लाइड के बारे में पूछा जा सकता है कि मलेरिया जब हाई होता है तो उसमें कौन से सेल्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, कौन से सेल इंक्रीज हो जाते हैं, प्लेटलेट जब डाउन होते हैं तो उसकी क्या रीज़न होती है। तो ये सारी जो सवाल होते हैं ना, बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये सारी माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से सवाल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ब्लड कल्चर का सैंपल लेना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद यूरिन कल्चर का सैंपल लेना है आपने तो वो कैसे लेना है, क्या होना चाहिए, मिड स्ट्रीम का जो सैंपल होता है वो लेना चाहिए, तो पेशेंट को कैसे गाइड करना है। एक पेशेंट आपके पास आ गया, आपने ब्लड विड्रा करना है, ब्लड को विड्रा करने के तरीका कार होता है विड्रा वाला ब्लड, तो आपके पास कौन सी ट्यूब में सबसे पहले ब्लड डालना है। तो ये सारी चीज़ें सवाल होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपसे की जाती हैं। अब नेक्स्ट कोई सर एक और मुझे सऊदी अरबिया के लिए मैं हमारे टेक्नीशियन हूँ, सऊदी अरबिया में क्या करना पड़ेगा सर? आपके पास 2 साल डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री की हुई है टेक्नोलॉजिस्ट इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट? सर मैं बैचलर डिग्री किया हूँ सर। मैंने CT और MRI सीखा डायरेक्ट, मैंने एक्सरे पे काम नहीं किया है और ना तो डेक्सा पे किया है, मैंने CT MRI सीखा है। हाँ, एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस बता दो, डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस बताओ, बैचलर डिग्री के बाद। 1 ईयर का है सर। जी। सबसे पहले है कि आप सऊदीया के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और डिग्री के बाद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। और आपने जो कहा कि मैं MRI में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि MRI की यहाँ जो सऊदीया में सैलरीज होती हैं वो 8,500 दरम से स्टार्ट होती है, रियाल 8,500 रियाल से स्टार्टिंग सैलरी होती है आप लोगों की, क्योंकि MRI की जो सैलरी होती है सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो, आप सऊदीया के एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस कर सकते हो। और अगर आप हमारे से प्रोसेस करवाना चाहते हो आप व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल एक दफ़ा दोबारा शेयर कर लूँगा। आपने डॉक्यूमेंट की जो स्कैन कापी है वो अरेंज करने होते हैं, उसके बाद हम पहले रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डेटा फ्लो वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आपका ममारिस क्लास की वहाँ पे ID बनानी होती है, फिर आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो सबमिट करते हैं, वहाँ पे अप्रूवल मिलता है, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है इंडिया के अंदर ही कंप्यूटर बेस्ड। एग्जाम जब पास करते हो तो आपको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप जो है ना जा सकते हो। और रेडियोलॉजी जो आपने कहा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट और MRI में है, तो बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छा फील्ड है और अच्छी सैलरी होती है इनकी, ठीक है। ओके सर। मैं आपसे ना व्हाट्सएप पे
कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। आप यासिर भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो, आप हमारा इंडिया के अंदर अकाउंट है, अगर आप इंडिया में पेमेंट ट्रांसफर करते हो आपकी पेमेंट सिक्योर होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। जब आपकी पेमेंट ट्रांसफर करते हो आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, ठीक है, हमें रिसीव होती है डायरेक्टली तुरंत बता देते हैं। जिस तरह ये तेजपाल भैया ये पेमेंट सेंड करते रहते हैं, इनका सारा प्रोसेस हुआ है, तो इनसे आप पूछ सकते हैं। हम पेमेंट में 1% भी ऊपर नीचे नहीं करते, जो पेमेंट आती है बता देते हैं और डायरेक्टली तुरंत काम शुरू करते हैं और आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं और आपको बताते भी है कि आपका क्या प्रोसेस हुआ है, कोई चीज़ का इशू चल रहा है। क्योंकि आजकल जो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन है ना बहुत सख्ती से चल रही है, इतनी सख्त वेरिफिकेशन होती है ना, हमें इतनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है ना ईमेल के थ्रू कि आप सोच नहीं सकते। तो सारी चीज़ों सेंसिटिव प्रोसेस को हम भी आपको अपडेट करते रहते हैं जी। नेक्स्ट ओके सर, थैंक यू सर। जी जी जी, अरसलान जट जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? जी जी। अच्छा सर, मैं ना ऑपरेशन थिएटर 2020 में मैंने कोर्स किया, उसके बाद 2024 तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने इधर सऊदी अरब में आया हूँ आज़ाद वीज़े पे। अभी मैंने उसमें डाटा फ्लो में अप्लाई कर दिया है। मुमारस के रिलेटेड आपकी वीडियो मैंने कुछ देखी थी। आप काइंडली एक तो ऐसा करें ना कि मुमारस में अप्लाई कैसे करना है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसके लिए आप एक वीडियो अपलोड करें तो सबको गाइडलाइन मिलेगी। बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपकी एक देखी जी, मैं ज़रूर करूँगा, मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूंगा वहाँ पे। देखो मैं एक चीज़ बता दूं अरसलान, यहाँ पे क्या होता है, एक जो मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ वो ये है कि मोस्टली अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये किसी को भी नहीं पता जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अरसलान भाई। मोस्टली क्या होता है कि जो सर्जिकल टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नीशियन होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, मोस्टली आपका जो मार्कशीट होता है ना, ट्रांसक्रिप्ट, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप डेटा फ्लो कर लेते हो, आप क्लासिफिकेशन वहाँ पे सबमिट करते हो ना, आपकी रिजेक्ट होंगी, मोस्टली रिजेक्ट होती है 80%। आपका जो उसमें क्या कंसिडर, उसमें क्या चीज़ें देखी जाती है, सबसे पहले एक्सपीरियंस देखा जाता है। एक्सपीरियंस में आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है ना वो डिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अरसलान जट वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल दिस डेट टू दिस डेट, बस ये लिखा हुआ है, ओटी टेक्नीशियन काम किया। वैसे एक बात बता रहा हूँ, मैंने अपने लेटर डिस्क्रिप्शन के साथ लिए हैं, वो मैंने यानी कि एचआर से रिक्वेस्ट करके ना, उनके बकायदा डायरी नंबर भी लगे हुए हैं एक्सपीरियंस लेटर। जबरदस्त। तो उसमें ना डिस्क्रिप्शन से होना चाहिए। सेकेंडली जो इसमें अरसलान भाई एक और चीज़ होती है ना, हम ज़्यादातर ना वहाँ पे टिल डेट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी आप सऊदीया में हो, आपने लिखा हुआ है टिल डेट, वो चीज़ कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आप बैठे हो सऊदीया में, अंदर लास्ट डेट मेंशन है। नहीं आपका नहीं बता रहा, वैसे एक बात बता रहा हूँ। सेकेंडली क्या होता है, जो वैसे बता रहा हूँ, आप मुझे जवाब कंप्लीट करने दे। तो दूसरी जो तीसरी जो चीज़ होती है ना, जो इसमें जो आपका जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी जिनके डिप्लोमे हैं, मैं कहता हूँ कि इनको अभी तक नॉलेज नहीं आया। जो इनको ट्रांसक्रिप्ट मिली होती हैं आप लोगों को पंजाब फैकल्टी से, उसमें पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी ये लिखा होता है। अब भाई जब आप बाहर अप्लाई करते हो पेपर ए, पेपर बी से क्या मतलब है? इसमें सबसे जो प्रोफेशनल है वो केपी की फैकल्टी है। उनका अगर आप मार्कशीट जो डीएमसी होता है, रिजल्ट कार्ड आप देख लोगे ना, वो सेमेस्टर वाइज है। अब 2 साल का डिप्लोमा है, उसमें 4 सेमेस्टर उन लोगों ने डाले हुए हैं, और जो 4 सेमेस्टर डाले हैं ना वो इतने प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ें वाजे लिखी हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़े हैं, और थर्ड सेमेस्टर में ये, फोर्थ सेमेस्टर में 2 साल के 4 सेमेस्टर हैं, उसमें हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जबकि पंजाब जो फैकल्टी होती है ना उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ पेपर ए, पेपर बी। जो आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो, सबमिट करते हो, 99.9% जो है ना रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। आपको क्लासिफिकेशन में कभी भी अप्रूवल नहीं मिल सकता, और जो पंजाब फैकल्टी जिनके डिप्लोमे हैं उनकी हमेशा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। और मुझे मैं आपको कह सकता हूँ, अभी से कह सकता हूँ, अगर आपका पंजाब मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा है और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में ये चीज़ें हैं तो आपका भी रिजेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कोई सवाल करें, क्योंकि 13 मिनट रह गए हैं, 13 मिनट। तो प्लीज़ जिनके इंपॉर्टेंट सवाल है, मिसेज उमेर सिस्टर आप करें। मिसेज उमेर सर, ये जो दुबई का डेटा फ्लो है वो क्या हम अपन सऊदीया के अभी कुमार आपका सवाल है। देखो, अगर आपने कोई भी डेटा फ्लो कर लिया ना, कोई भी डेटा फ्लो आपने कर लिया है ना पूरी गल्फ कंट्री में, फॉर एग्जांपल सऊदीया, ओमान, कतर, बहरीन, किसी का भी डेटा फ्लो कर दिया तो उसमें को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सऊदीया भी कर सकते हो, दुबई भी कर सकते हो, अबू धाबी, शारजा, कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका डेटा फ्लो एक दफ़ा होता है और वो पूरे लाइफ टाइम के लिए वैलिड लेता है। लेकिन उसके अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। जिस तरह आपका होम कंट्री का लाइसेंस है, उसके अंदर डेट होती है कि 3 साल के लिए वैलिड है, वो एक्सपायर हो गया। अगर नया आप लेते हो अपने होम कंट्री से तो उसको दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा नए को। और गुड स्टैंडिंग 6 महीने के लिए होता है, वो एक्सपायर होता है तो उसको भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर एक्सपीरियंस है उसमें गैप आ गया तो उसको भी हम रिसेंट एक्सपीरियंस आप गेन करते हो तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो डेटा फ्लो होती है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अगर कोई एक्सपायर हो जाता है ना, ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी अभी देख रहे हैं मैं जो सुन रहे हैं, इन सब के लिए अगर कोई भी डेटा फ्लो जो है ना उसके अंदर अगर आपका वो एक्सपायर हो जाता है डॉक्यूमेंट, उसको हम कर सकते हैं। बाकी लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहता है और उसको किसी भी कंट्री के लिए जो डेटा फ्लो होता है उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। मिसेज उमेर नाउ थोड़ा सा जल्दी करें क्योंकि आई थिंक 10 मिनट रह गए हैं। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम करना चाहती हूँ यूएई में, अबू धाबी के अंदर। तो जो भी डाटा फ्लो है वो आप करवा कर देंगे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं सिस्टर, मेरी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है यूएई के अंदर, मेरी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है। और हम क्या करते हैं, हम पूरी गल्फ कंट्री के लिए, यूरोप कंट्री के लिए जो लाइसेंस होते हैं ना, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एज अ न्यूट्रिशन आप एग्जाम देना चाहती है, बैचलर के बाद आपका एमएस होना चाहिए और एमएस के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर आपका हम न्यूट्रिशन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अबू धाबी के लिए अप्लाई करना चाहती हो तो हाथ का एग्जाम होता है और हाथ का एग्जाम आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम पूरी सर्विस देते हैं जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ताम एप्लीकेशन हो गई है, सीएडी फॉर्म, तारासोल बारकोड, एग्जाम के लिए अप्रूवल हो गई, एग्जाम आपने देना है। ये जितना प्रोसेस होता है ना, ये 2 महीने का ऑलमोस्ट हाथ का प्रोसेस होता है और ये सारा प्रोसेस हम करके देते हैं। आपने हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करती हो, और साथ में जो पेमेंट होती है वो आपने प्रोवाइड करनी होती है इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो हम आपका सारा प्रोसेस करते हैं, आपकी कोई हेडेक नहीं लेनी होती, काम सारा हमारा होता है। आपने सिर्फ उनको फॉलो अप करना होता है, जो चीज़ें हम बताते हैं उसको फॉलो अप करना है, आपने बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो आप लोग अगर हमें कोई भी पेमेंट कर लेते हो ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी रह जाती है कि आप उसको सिर्फ फॉलो अप कर रहे हो, बाकी काम हमारा होता है। आप अगर हमें कोई पे करते हो ना तो हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके काम के, क्योंकि हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि आपका काम हम सारे अच्छे से करें और आपको गाइड करें। और मेरा जो देखो यहाँ पे ना दुबई के अंदर आप गूगल पे सर्च कर लो ना, बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसीज हैं। यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लो कि मैंने डीएच का प्रोसेस करना है, आपको बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी मिलेगी। लेकिन जो मेरा तरीकाकार है, मैं कैंडिडेट को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ और खुद उनसे बात करता हूँ, उनके डाउट को क्लियर करता हूँ, जो कि बाकी कंसल्टेंसी कोई भी नहीं करते। वो चैट पे आपको सिर्फ एसएमएस करती है। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करके फिर आपको आगे लेके जाता हूँ, और आप लोगों को कोई मुश्किल आती है जॉब में, सारी चीज़ों को हल करके फिर आगे लेके जाता हूँ। तो आपका सारा प्रोसेस हम कर सकते हैं। जी जी सर, लास्ट पार्ट ये कि वो सब कुछ प्रोसेस तो हो जाएगा, मुझे कहीं से भी पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहे जो कि बहुत ज्यादा मैं आपको सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूँ। देखो साइकोलॉजी के अंदर या न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि मैं आपको जहाँ से आपको एमसीक्यूज ने आना होता है ना एग्जाम के अंदर, उनकी जो है सेक्शन है वो आपको बता सकता हूँ, डिपार्टमेंट बता सकता हूँ। उनको अगर आपने कवर कर लिया और बुक्स भी बता दूंगा तो आपका एग्जाम इजीली पास हो सकता है, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम जो बुक्स होते हैं वो ऑनलाइन आप पीडीएफ में भी ले सकती हो, उसको अच्छे से स्टडी करना, टॉपिक्स मैं बता दूंगा, आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा। तो आप उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेने, कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी नेक्स्ट किसका है, क्योंकि कुछ ही मिनट रह गए हैं। किसी का अभी किसी का सवाल? अरसलान आपका सवाल है, जल्दी से करें अगर कोई है, शॉर्टकट फास्ट। जी सर, मैं मुझे पूछना चाहता हूँ ओटी टेक्नीशियन स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन पे जॉब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए मुझे फिर जो जी उसके लिए जो मैं दुबई के अंदर, लेकिन देखो हमने अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की। देखो मुझे 7.5 साल हो गए इस लाइसेंस के प्रोसेस में पूरे में, मैंने सऊदी के लिए कोई ऐसी अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जो मैं आप बता दूं कि ओटी टेक्नीशियन पे, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ज़रा सा भी मिस्टेक कर लो ना तो कैंडिडेट के लिए हमने जो पेमेंट की होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ एप्लीकेशन अच्छी से अप्रूवल होनी चाहिए, तभी हम अगर उस कैंडिडेट का हम अप्रूवल दिला दें तो आगे 5-6 और कैंडिडेट को हमें नंबर आगे फॉरवर्ड करता है, जिससे हमारे कैंडिडेट जो होते हैं वो हमारा काम ज़्यादा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी एप्लीकेशन सबमिट करें, सबसे पहले मैं केस को अच्छी से स्टडी करता हूँ। देखो कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आते हो ना अरसलान जट, तो सबसे पहले मैं आपकी केस को स्टडी करता हूँ, आपका मैं एक डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ। चेक करने के बाद आपकी फाइल बनाता हूँ और आपको तब मैं कहता हूँ कि आप पेमेंट ट्रांसफर कर ले, आपका ये प्रोसेस हो सकता है।
और आपको आइडिया भी देता हूँ, देखो आप इस डिपार्टमेंट में कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा। आपने चूज करना होता है, फिर उस डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं जहाँ की वैकेंसी ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट कोई सवाल करें। डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में बता दीजिए। हाँ देखो अभी क्या किया है मैंने आपको बता दूं, अभी एक सिस्टर हबीबा नाम है उनका, उसके पास ओटी टेक्नोलॉजीज का लाइसेंस है और वो कहीं जॉब भी कर रही है। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि काइंडली राहत मेरे लिए ऐसा कर लो, मेरा ओटी टेक्नोलॉजिस्ट है, 4 साल डिग्री है, मेरे लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर लो, एनेस्थीसिया के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो अब ये दोनों डिपार्टमेंट तो आपस में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एनेस्थीसिया एक अलग सा काम है, ओटी एक अलग सा काम है। मैं क्या कर सकता हूँ, आपके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर लूँगा, उसके लिए 380 दरम हम चार्ज करते हैं। तो अगर एप्लीकेशन उसमें 220 दरम जो होते हैं वो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, प्लस हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं। तो मैं आपके लिए जस्टिफिकेशन लेटर भी लिख दूंगा, सारी चीज़ें, और सबमिट कर दूंगा एप्लीकेशन। अब अगर अप्रूवल हो गई तो आपकी लक है, और मैंने अभी रिसेंटली एक किया हुआ है एप्लीकेशन सबमिट। अगर उसकी अप्रूवल आ गई है तो आप हफ्ते बाद हमसे एक सवाल पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपका भी हो सकता है अगर उनकी अप्रूवल हो जाती है। नेक्स्ट कोई सवाल है? मुझे पूछना था। हाँ शगुफ्ता सिस्टर जरा जल्दी पूछिए जल्दी। हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पे जो NABL लैब है वो लोग एक्सपीरियंस लेटर पे साइंटिफिक ऑफिसर लिख कर देते हैं, लैब टेक्नीशियन नहीं लिखते हैं। देखो एक चीज याद रखो, जो कि आपने कहीं भी आपने अप्लाई करना है ना, कहीं भी अप्लाई करना है तो जिस स्पेशलिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना, उस स्पेशलिटी का वहां पे कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बायोटेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री है तो आपने लिखना है बायोटेक्नोलॉजिस्ट लिखना है, वर्किंग इज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। लेकिन नीचे आपने लिखना होता है कि मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी आप जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हो उसमें कितनी डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो डिपार्टमेंट में आपने रियली में काम किया हुआ है ना, वो डिपार्टमेंट मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और आपका सारा वो काउंट हो जाता है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था मेरा। जी जल्दी मैंने जैसे कि आपको पहले बताई हूँ, DMLT मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हुआ है और उसके बाद 7 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। तो जैसे अभी मैंने बायोटेक किया है तो इसके बाद वो एक्सपीरियंस मेरा काउंट होगा या फिर देखो हमेशा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ, देखो आप लोगों का जितने भी हैं सबके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप डिप्लोमा कोई कर रहे हो या कोई बैचलर डिग्री कर रहे हो, हम क्या करते हैं, हमें ज़ाहिर बात है पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल इवनिंग में क्या करते हैं, इवनिंग में वहाँ पे कहीं हम जॉब कर रहे होते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे हम वहाँ कॉलेज जाते हैं, इवनिंग पे जॉब करते हैं। लेकिन जब आपकी डिप्लोमा का वो प्रोसेस चल रहा होता है या कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, उसके दौरान आप कोई काम करते हो तो वो एज अ ट्रेनी कंसीडर किया जाता है। वहाँ पे वो आपका एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तब काउंट होता है जब आप कोई डिप्लोमा आप ले लेते हो। डिप्लोमा लेने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल वो स्टार्ट होता है और आप तभी वो कंसीडर किए जाते हो जब आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जब डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है। तो आपका जब भी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो उस डेट से आप देख सकते हैं। और जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, जो लास्ट ईयर का मार्कशीट होता है ना, मार्कशीट रिजल्ट कार्ड होता है या DMC उसको कहते हैं, उस पर नीचे देख लोगे ना तो आपका एक लिखा होता है इशू डेट, रिजल्ट इशू डेट के बाद आप अपना एक्सपीरियंस 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन या 7 दिन छोड़ के ना आप अपना एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर डेट लिख सकते हो, या अभी डिटेल डेट या जब तक आपने काम किया है। किसी और का क्वेश्चन है? हमारा जो एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, ये अगर 2 इदारों में काम किया, 2 हॉस्पिटल में काम किया हो जो रिक्वायरमेंट है, तो वो भी चल जाता है या एक इदारे में 2 साल का? देखो एक चीज अरसलान भाई, इसमें ओवरलैपिंग जो फॉर एग्जांपल हम करते हैं ना, ओवरलैपिंग इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग पे एक जगह पे काम कर रहे हो, इवनिंग पे एक जगह पे काम कर रहे हो, तो उसके अंदर ओवरलैपिंग आ जाती है। जो यहाँ UAE के अंदर है, सऊदी के अंदर ओवरलैपिंग जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि एक हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेटर लगा लो, मतलब आप मॉर्निंग एक सेशन पे काम कर रहे हो तो बस उनका एक्सपीरियंस लेटर लगाओ। अगर दोनों लगा लेते हो तो आपको वो पकड़ सकते हैं, और वो इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि UAE के अंदर देखो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 2-2 शिफ्टों में काम कर सकते हैं, लेकिन UAE के अंदर या प्रोफेशनली पूरे यूरोप के अंदर आप ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 हॉस्पिटल में काम करो। वहां पे हमेशा एक हॉस्पिटल के अंदर काम करना होता है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, एक फॉर एग्जाम्पल 9 आवर ड्यूटी होती है, 1 घंटा रेस्ट होता है या 8 घंटे ड्यूटी होती है, दैट्स एनफ। ऐसा नहीं होता 8 घंटे एक जगह पे किया है उसके बाद आपने 8 घंटे और कर रहे हो, तो साइकोलॉजी मेंटली कहते हैं कि आपने देखो पेशेंट को डील करना होता है। आप OTA के अंदर काम कर रहे हो, आप कैसे हो सकता है कि 16 घंटे काम कर रहे हो, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो पेशेंट सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो कंसीडर करते हैं, इसलिए वो सिर्फ 8 घंटे आपने पूरे UAE के अंदर, पूरे गल्फ कंट्री के अंदर, पूरी यूरोप कंट्री के अंदर सिर्फ 8 घंटे काम करना होता है, वो इनफ होते हैं हमारे लिए।
और उसकी इतनी हाई सैलरी मिलती है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल सऊदीया के अंदर ओटी टेक्नीशियन की जो सैलरी है मिनिमम 5,500 रियाल से मिनिमम स्टार्ट होती है। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो 7,500 दिरहम तक होती हैं। तो इतनी हाई सैलरी होती है, तो उसको आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि आप 2 हॉस्पिटल में काम करो। तो पाकिस्तान में तो ये जुगाड़ लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरीज कम है और कोई पूछता नहीं है, कोई इतना हमारा हेल्थ का निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ हो सकती है। लेकिन यूएई के अंदर या यूरोप के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। आपको आई होप ये सारा जो है ना समझ आ गया होगा सिनेरियो। जी मेरा ये मतलब था कि 1.5 साल एक जगह काम किया, उसके बाद एक ही शिफ्ट में आगे किसी और हॉस्पिटल में काम किया, तो ये दो एक्सेप्टेबल हो। खत्म हो गया, डिविजन खत्म हो गया है, आपने एक हॉस्पिटल में काम किया 2021 तक, 21 के बाद कहीं और कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। अब मिनिमम 2 एक्सपीरियंस लेटर, हाँ इस तरह हो सकता है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। मॉर्निंग एक शिफ्ट में, इवनिंग कहीं दूसरी शिफ्ट में, कहीं और हॉस्पिटल में, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कॉल अभी खत्म हो रही है। आई थिंक हमारा सेशन बहुत अच्छा गया और मैं हर संडे आऊंगा, आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, डाउट हैं, वो क्लियर करूंगा और आप लोगों को तरीकाकार भी बताऊंगा। अगर कोई खुद से प्रोसेस, देखो हम एक कंसल्टेंसी है जो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, हमसे जो प्रोसेस करवाना चाहता है उसका मतलब यह है कि आपने कोई हेडेक नहीं लेने। थैंक यू सो मच। हमारा सेशन जो है ना बहुत अच्छा गया है और ऑलमोस्ट मेरा गला भी खराब होने लगा है। चलो देखते हैं। और नेक्स्ट जो है ना सेशन हमारा अगले संडे को रहेगा। मैं हफ्ते में हमेशा कोशिश करूंगा कि एक दफ़ा ज़रूर आया करूं। देखो कितने अच्छे हमने सवाल किए, कितने अच्छे सवाल हुए, कितने अच्छे से मैंने जवाब दिए हैं। तो इसी तरह मैं आता रहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, काइंडली मुझे ये जो वीडियो है ये देखो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ और कितना मैंने अच्छे से बात की है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे भी आप लोगों की हेल्प चाहिए होती है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया, बस मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है। तो आप ये तो इतना तो कर सकते हो कि आप एक लाइक दे दो वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।